बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706/32, इसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इस पेपर का पहले करा चुका हूँ। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि ये करा दें, तो आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे ये फोल्डर मिलेगा, उसमें जाके अब वो आप देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। द डायरेक्टर्स ऑफ जेड लिमिटेड have produced a draft income statement for the year ended 30th June 2019। तो 30 जून 2019 को इन्होंने ये आपको ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट दिया है। द फॉलोइंग रिमेनिंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बैलेंसेस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट से इन्होंने एक्सट्रैक्ट करे हैं। डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। 8% डिवेंचर 2021 to 22 को ये रीपेमेंट होगी। ये रीपेमेंट की डेट है, तो हम इसको पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करेंगे इसकी। और ये 250,000 का अगर मैं 8% इंटरेस्ट डेवेंचर, क्योंकि डेवेंचर के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है आपकी ये, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसका इंटरेस्ट फिक्स है, तो इस 250,000 का अगर मैं 8% निकालूँ तो ये 20,000 बनता है। इसका मकसद है इस वक्त जो इंटरेस्ट आप इसका पे कर रहे हैं वो 20,000 का इंटरेस्ट है। इसका कैश इक्विवेलेंट आपको दिए हुए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मकसद है कि बैंक ये शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो आपकी होती हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन के इसकी करंटली आपने कोई इसकी रिवैल्यूएशन वगैरह कराई है, तो अपनी जो वैल्यूएशन की इसकी जो प्राइस है और जो वैल्यू है वो 525,000 है। इन्वेंट्री एट 30 जून 2019 के इन्वेंट्री आपको $69,000 की दी हुई है 30 जून 2019 को। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट दी हुई है और साथ में उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, जितना वो इस्तेमाल हो चुका है प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरीके से फिर आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल उसने दिए में $1 ईच के हिसाब से शेयर है, यानी 500,000 की अमाउंट है और 500,000 ही ये शेयर होंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके फिर ये फिगर आएगी। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट आपको दी हुई है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपको दिया हुआ है, जितना वो इस्तेमाल हो चुकी है। रिटेन अर्निंग आपको दी हुई है। रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको दिया हुआ है कि आपने रिवैल्यू किया है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम देख कर आ रहे हैं, तो देखते हैं शायद उसको रिवैल्यू इन्होंने करा है। शेयर प्रीमियम की अमाउंट है, जो शेयर की पार वैल्यू, एक पार वैल्यू होती है जितने में ओरिजिनली आपने उसकी वैल्यू रखी थी कंपनी के अंदर, एक ये पार वैल्यू कहलाती है। और प्रीमियम का मकसद है कि आपने उस पार वैल्यू से एक्सिस मनी के ऊपर शेयर्स को इशू किया, तो ये शेयर प्रीमियम है। ट्रेड एंड अदर पेएबल आपके 64,800 के हैं। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल $86,200 के हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैड ऑकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये मूवमेंट हुई है। न्यू मशीनरी हैड बीन परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ $43,000। न्यू मशीनरी आपने खरीदी $43,000 की। Machinery that had originally cost $2,200, which had been fully depreciated, was scrapped. No sales proceeds were received. कि आपने फुल्ली डेप्रिशिएटेड जो मशीनरी थी उसको स्क्रैप कर दिया, और प्रोसीड्स का मकसद है कि पैसा कुछ नहीं मिला और आपने ऐसे ही उसको स्क्रैप कर दिया। A new motor vehicle had been purchased at a total cost of $36,000। एक मोटर व्हीकल आपने खरीदी $36,000 की। The cost had been settled by the payment of $20,800 by check। कि चेक के थ्रू आपने $20,800 की पेमेंट कर दी। एंड द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल, और एक और मोटर व्हीकल जो आपके पास थी उसको भी आपने उसको दिया। द पार्ट एक्सचेंज मोटर व्हीकल हैड ओरिजिनली कॉस्ट $24,000 की इसकी कॉस्ट थी, एंड एट द डेट ऑफ सेल हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय $10,000, और $10,000 से वो डेप्रिशिएट हो गई थी। तो इसका मतलब है 24 में से 10,000 को अगर माइनस कर दें तो 14,000 की आपके पास ये इसकी बुक वैल्यू थी, और आपने जो $20,800 का चेक दिया
34,800। और जो मोटर व्हीकल हैड बीन परचेज्ड आपने $36,000 के अंदर की इसको, इसका मकसद है कि आपको फिर एक्सचेंज के ऊपर फ़ायदा हुआ कि जो मोटर व्हीकल थी, क्योंकि 36,000 की वैल्यू थी, उसमें से $20,800 का आपने चेक की पेमेंट कर दी। तो 36,000 में से अगर मैं 20,800 का चेक निकालता हूँ तो $15,200 एक्चुअली आपको पे करना था। आपने वो पे नहीं करा, बल्कि 14,000 की मोटर व्हीकल आपने दे दी। तो एक्चुअली इसमें आपको 1,200 का गेन हुआ है। जस्ट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी इसने इस किस्म की कोई चीज़ मांगी नहीं है, लेकिन अगर वो मांग ले तो लॉस और गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। The freehold property had been revalued from its original cost of $360,000। कि फ्री होल्ड की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो $360,000 थी। उसको रीवैल्यू करके अब क्या वैल्यू आ रही है इसकी, $525,000 आ रही है। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019 वाज एज फॉलोज कि 2019 में जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लैंड का नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं निकलता, इसलिए नील। प्लांट एंड मशीनरी का $20,700 है और मोटर व्हीकल का $59,000 है। कहता क्या है, कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द नेट बुक वैल्यू फॉर ईच क्लास ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट 30 जून 2018। 2018 का आपसे मांग रहा है, कॉस्ट मांग रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, ये तीन चीज़ें आपसे मांगता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं वो 2019 के दिए हुए हैं, तो हमें रिवर्स वर्किंग करके वहाँ पहुँचना होगा। जो फिगर है बस ये जहन में रखिएगा कि जब भी आपको प्रीवियस ईयर्स की अगर ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हो तो फिर रिवर्स वर्किंग करके आप जो ओल्ड आपकी जो वैल्यूज़ थी वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि 2018 का आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू तो इसने हमें बता दी है खुद ही। द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हैड बीन रिवैल्यूड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ $360,000 कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू $360,000 थी। तो यही वैल्यू 2018 30 जून 2018 को यही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ओरिजिनल दी हुई थी, अब तो वो रीवैल्यूड हो गई है। उसकी वैल्यू $525,000 वो ऊपर बता रहा है आपको। तो इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे, बल्कि जो 360,000 की वैल्यू है वो आप ले लेंगे। और उसके अंदर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसका निकला नहीं है। तो अगर हम समझना चाहें तो बस $360,000 आपका यहाँ लिख दिया जाएगा। बाकी दोनों चीज़ें जो है, नेट बुक वैल्यू जो है वो भी इसकी $360,000 ही होगी, तो डेप्रिसिएशन तो कोई है ही नहीं। तो ये आ गई आपके पास। ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आ जाएं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो $386,000 $386,800 थी। एडजस्टमेंट क्या हुई है कि मशीनरी जो है आपने $43,200 की मशीनरी खरीदी थी। तो खरीदी का मकसद है आपने प्लस की होगी 2018 की जो वैल्यू थी उसके अंदर आपने इसको प्लस किया होगा। तो ये 43,000 जो है, जो आपने प्लस की थी ये वाली वैल्यू, इसको आप माइनस कर दें 43,000, ये आपके पास माइनस हो जाएगा। और आगे कहता है मशीनरी दैट हैड ओरिजिनल कॉस्ट 2,200 विच हैड बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आप निकालेंगे। तो ये 2,200 की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी आपके पास, जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड थी, ये आपने माइनस की होगी। तो माइनस जो चीज़ करेंगे उसको प्लस कर लें। ये 386,800, इसमें से माइनस कर दें आप 43,000 और प्लस कर लें 2,200, तो आपके पास 346,000 की अमाउंट आ गई। ये एक्चुअली 2018
30 जून 2018 की ये वैल्यू आपने रिवर्स वर्किंग कर कर निकाली। जो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसकी एडजस्टमेंट के अंदर भी ये फुल्ली डेप्रिशिएटेड 2200 आपने माइनस किया होगा जब आप स्क्रैप कर रहे हैं उसको, और तो डेफिनेटली आपने उसको ख़त्म कर दिया होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया। लेकिन आप रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं तो जो माइनस किया था उसको प्लस कर दें, तो 2200 आप प्लस कर दें इसमें। और डेप्रिसिएशन जो उसने आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी का 20,700, ये आपने प्लस किया होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। इस 20,700 को आप माइनस कर दें, क्या बना 200, 5,000, तो ये आपके पास आ गया 200,500, और इसमें आप प्लस करते हैं 2,200 और माइनस करते हैं इसमें से 20,700, 182,000 की फिगर आपके पास आती है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया। ये आप समझ रहे होंगे कि हम एडजस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये एडजस्टमेंट का पता हो कि माइनस करके रिवर्स वर्किंग करके आप प्रीवियस वैल्यूज़ के ऊपर आपको पहुंचना है। इसी तरीके से मोटर व्हीकल की एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि मोटर व्हीकल हैड बीन परचेज एट टोटल कॉस्ट ऑफ 36,000 की एक मोटर व्हीकल थी जो आपने परचेज करी, तो ये प्लस किया होगा मोटर व्हीकल के अंदर, इसको आप माइनस कर दें। कितनी है जनाब ये 36,000, ये माइनस हो जाएगी। और द कॉस्ट हैड बीन सेटल्ड बाय द एक्सचेंज बाय चेक एंड द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल। द पार्ट एक्सचेंज मोटर व्हीकल हैड ओरिजिनल कॉस्ट 24,000, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, और ये आपने माइनस किया होगा क्योंकि ये आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो मोटर व्हीकल को आपने क्रेडिट कर दिया होगा। तो ये 24,000 को आप प्लस करते हैं, जो माइनस करते हैं उसको प्लस कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 240,000 माइनस 36,000 और प्लस 24,000, तो 228,000 की ये फिगर आपके पास आ गई। इस तरीके से इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये जो 10,000 इसने बताया है कि जो पार्ट एक्सचेंज आपने मोटर व्हीकल की थी उसकी उस डेट के ऊपर उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 था, और इसको भी आपने कैंसिल किया होगा क्योंकि पार्ट एक्सचेंज आप कर रहे थे। तो 10,000 अगर आपने माइनस किया तो आप प्लस कर दें 10,000, और डेप्रिसिएशन आपने प्लस किया था 59,000 की मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन है, इसको प्लस किया था आप माइनस कर दें 59,000। ये एडजस्टमेंट आपके पास आ गई 147,000 में से माइनस प्लस कर दें 10,000 और फिर माइनस कर दें 59,000, तो ठीक 98,000 आपके पास आया। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो आप एडजस्टमेंट करके आपने निकाली। अब ज़िंदगी आसान है आपकी, आप इसको फिल कर लें इस कॉलम में, देखते हैं इसने क्या करा है। ये देखें ये 360,000 तो फिर वही आ गया जो हमने करा था। ये प्लांट एंड मशीनरी हमने 346,000 इसकी कॉस्ट निकाली थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 182,000 निकाला था। 346,000 और 182,000, ये आप देख रहे होंगे प्लांट एंड मशीनरी को, ये हमने कैलकुलेट किया था। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास आ गया 346,000, ये आप देख रहे होंगे। देखिए 346,000 हमने निकाला, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था इसका प्लांट एंड मशीनरी का ये 100 आपने कितना निकाला इसके अंदर 182,000, देख रहे हैं 182,000 आपने इसका ये निकाला था, ये 182,000 आया। कॉस्ट में से इसको माइनस कर दिया, इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। मोटर व्हीकल की आपने जो कॉस्ट निकाली है वो 228,000 आपने निकाली, मैंने आपको निकाल कर बताई थी। और उसके बाद इसका जो 98,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट किया, अभी हम कर आ रहे हैं ये कैलकुलेट। ये फिगर्स आपके पास जब आ जाएंगी तो ये चार्ट आपने इस तरीके से बना लिया, तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप बहुत इत्मीनान से आपने देखा कि मैंने इस पर एडजस्टमेंट करके रिवर्स वर्किंग करके जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करी और बात नहीं, बाकी सिंपल है ये।
आगे देखते हैं क्या मांगता है ये आपसे। कहता है द डायरेक्टर हैव डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 बिफोर दे आर फाइनलाइज्ड। 2019 का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 18,000 शुड बी रिटर्न ऑफ। इररिकवरेबल डेट्स का मकसद ये हुआ कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट जो है वो डेबिट हो जाएगी और ट्रेड रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है कि जब राइट ऑफ करते हैं तो एक्चुअली इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और इररिकवरेबल डेट्स एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट को हिट करता है। तो इनकम स्टेटमेंट को करते हैं या इररिकवरेबल डेट्स यहाँ इसलिए कि देखें इसने इनकम स्टेटमेंट, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फिगर आप देख रहे होंगे, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। तो ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट का मकसद है कि जो फाइनल फिगर है उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है, तो ये एक्चुअली आपकी इनकम स्टेटमेंट को ये हिट करेगा, ये जो फिगर है। इररिकवरेबल डेट्स की नॉर्मल एंट्री हम क्या करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं और ये इररिकवरेबल डेट्स को इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करते हैं ले जाके। तो एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट आपकी कम हो जाएगी, इनकम, नेट इनकम आपकी कम हो जाएगी उससे, और एक ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट का पॉइंट है। ये इसलिए है कि आपसे वो पूछ ये रहा है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बनानी है। तो मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि रिटेन अर्निंग आपको दी हुई है सवाल के अंदर। रिटेन अर्निंग देख रहे हैं 46,000 है, तो इस 46,000 जो आपकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस है, 46,000 में से ये जो आपके 18,000 है ये माइनस हो जाएगा। एक्चुअली ये इनकम आपकी कम हो जाएगी, ये जहन में रखिएगा। और फिर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर से भी 18,000 माइनस होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंटेड $25,000। प्रीपेड एक्सपेंस का मकसद है कि आपके इनकम एक्सपेंस आपके कम हो जाएंगे और एसेट आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मकसद है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल जो है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, क्योंकि देखिए टाइटल उसने ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल दिया है, आप समझ में देख रहे हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल का मकसद है प्रीपेड, जो प्रीपेड है 25,000 वो प्लस हो जाएगा इसमें। तो ये $25,000 प्लस हो जाएगा, $18,000 जो है माइनस हो जाएगा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में से। ये एडजस्टमेंट आप याद रखिएगा। और रिटेन अर्निंग जो है, रिटेन अर्निंग के अंदर ये 18,000 प्लस होगा। आप पूछेंगे मुझसे क्यों प्लस होगा। रिटेन अर्निंग में इसलिए ये प्लस होगा $25,000 क्योंकि एक्चुअली एडजस्टमेंट प्रीपेड की है। इसका मतलब है एक्सपेंस आपके रिड्यूस हो गए, या आपने एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ था तो एक्सपेंस आपके क्रेडिट हो जाएंगे और प्रीपेड जो है वो डेबिट होगा। एक्सपेंस जब क्रेडिट होंगे तो आपकी नेट इनकम बढ़ जाएगी। तो ये $25,000 की अमाउंट आप प्लस कर देंगे रिटेन अर्निंग के अंदर एडजस्टमेंट करते हुए। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय $6,000। $6,000 से ये इंक्रीज होगी। ओरिजिनल आपको जो वैल्यू दी हुई थी वो 69,000 थी, इसमें 6,000 प्लस कर देंगे तो ये $75,000 की इन्वेंट्री बनी। और इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि जब एंडिंग इन्वेंट्री आपकी बढ़ेगी तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। आप करते क्या है कि परचेजेस में से, परचेजेस ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी, इसमें परचेजेस को आप प्लस करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 5,000 है फर्ज करें, परचेजेस 50,000 है, तो ये 55,000 आपका गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से लेस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री 20,000 की फर्ज कर लेते हैं, तो 55 में से 20,000 को माइनस करा तो $35,000 हो गया। अब अगर मैं ये करूँ कि ये 20,000, ये 50,000, 5,000 तो अपनी जगह गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स मौजूद है, इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री अगर मैं 10,000 से बढ़ा दूँ तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि 25,000, इसका मकसद है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ, देखा आपने एंडिंग इन्वेंट्री को जैसे ही मैंने बढ़ाया कि ये 20 कम किया, बल्कि इसको बढ़ा देते हैं, ये 10,000 था, इसको हम ये करते हैं 20,000 के बजाय इसको 30,000 करते हैं। सॉरी 30,000, 55 में से जब 30,000 को माइनस करेंगे तो 25,000 ये सही लिखा हुआ था।
आपने देखा कि जैसे ही मैंने 10,000 से एंडिंग इन्वेंट्री को बढ़ाया तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आपकी कम होगी तो फिर इसका मतलब प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो एंडिंग इन्वेंट्री का जो इम्पैक्ट है ये $6,000 जो इन्वेंट्री बढ़ी है, इसका इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी, तो रिटेन अर्निंग के अंदर आप इसको भी प्लस करेंगे। दैट्स द पॉइंट कि जब आप रिटर्न अर्निंग के एडजस्टमेंट करने जाएंगे तो इस 6,000 को भी रिटर्न अर्निंग के अंदर प्लस कर देंगे। लॉजिक क्यों है? लॉजिक इसकी ये है कि जब एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो जाती है, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट बढ़ने का इम्पैक्ट रिटर्न अर्निंग के ऊपर आप दिखाएंगे। ये एडजस्टमेंट थी जो उसने आपको दी हुई थी। उसके बाद कहता है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब जिंदगी आसान है हमारी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना आसान है। 30 जून 2019 की बैलेंसेस इसने खुद आपको दिए हुए हैं, तो अब आप कोई मज़ीद फर्दर इसमें फनकारी नहीं कीजिएगा। अगर हम स्टार्ट करें इसको उठा के फ्री होल्ड जैसे इसने बनाया है, नॉन करंट एसेट से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी दी हुई थी? ये 2019 की एडजस्टेड फिगर्स आपको दी हुई है, तो एज इट इज़ ले आके लिखने हैं आप उठा के। देखा आपने प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से आई? प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू दी हुई है ये 386,800, 386,800 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है माइनस 200,500, ये आपने माइनस किया। तो माइनस जैसे ही आप इसको करेंगे यहाँ से तो आपके पास जो वैल्यू आई 186,300, ये देख रहे हैं 186,300। इसी तरीके से मोटर व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल का भी बिल्कुल ये करें कि वैल्यू आपको दी हुई है, इसमें से इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। 240,000 में से माइनस करें 147,000, व्हाट यू गेट 93,000 आपके पास आता है। ये 93,000 देखे दिया हुआ है, इन तीनों को प्लस कर लिया। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू हो गई। इन्वेंट्री आपके पास कितनी है? मैं अभी आपको समझा के आ रहा हूँ कि 69,000 डी हुई थी और $6,000 से इंक्रीज हुई तो $75,000 आ गए। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल 86,200 दिया है। इसके अंदर मैंने आपसे कहा था 18,000 माइनस कर दीजिएगा और जो प्रीपेड की अमाउंट है उसको प्लस कर दीजिएगा, तो $93,200 आ गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका जो दिया हुआ है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे दिया है उसको वैसे ही उठा के लिख दें। 116,300 आपने लिख दिया, तो ये आपके करंट एसेट्स आ गए 284,500 के 800,000 और 4,300 जो है, जब आप दोनों को प्लस किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1088 और 800। टोटल एसेट्स आपके पास ये आ गए $1,88,800 जो है आपके पास टोटल एसेट्स की फिगर आ गई। इक्विटी के अंदर आ जाए, इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 500,000 का दिया हुआ है, आपको कोई फनकारी नहीं करें, डायरेक्ट उसी को उठा के लिख दें। और उसके बाद में आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है 165,000 का, आप देख रहे होंगे यहाँ से शेयर प्रीमियम है 50,000 का, तो ये शेयर प्रीमियम भी ऐसे आ गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया। रिटेन अर्निंग जो दी हुई है इसमें एडजस्टमेंट है, मैंने आपको समझा के आ रहा हूँ अभी कि $46,000 में $18,000 जो इरिकवरेबल डेट्स था, जो हिट लगेगी आपको क्योंकि आपने राइट ऑफ किया है, वो माइनस हो जाएगा। 6,000 एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ी, मैंने आपको समझाया है कि एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए इसको प्लस कर लें। और 25,000 ये प्रीपेड का अमाउंट है, जो एक्सपेंस को कम हुआ तो फिर आपकी इनकम बढ़ी, ये एडजस्टेड फिगर आ गई। तो $774,000 के ऊपर ये फिगर टाइबैक हो गई आपकी टोटल एसेट्स की, बल्कि इक्विटी की अमाउंट है ये, क्योंकि वो तो 1,88,800 है टोटल एसेट्स आपके। इसके बाद फिर आ जाए करंट लाइबिलिटी, 8% डिबेंचर, ये आपको 250,000 सवाल में दिया हुआ है। और ट्रेड एंड अदर पेबल ये भी $64,800 आपको दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनको ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं उठा के, और इन सबको प्लस करें तो $1,88,800 पे आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइबैक हो जाता है। तो दैट्स द पॉइंट जो आपने देखा, इजी था, लेकिन आपको एडजस्टमेंट आती हो और ये सब अगर आपको आती हैं चीज़ें तो आसान है, नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल है। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग विच मेथड टू यूज व्हेन डेप्रिसिएशन और डेप्रिशिएटिंग नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स हो गया,
या फिर और तो रिवैल्यूएशन मेथड है। ये जो डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए देखें लाइफ को हम देखते हैं, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वो स्ट्रेट फिर लाइफ के ऊपर हम उसको निकाल देते हैं। रेट ऑफ यूजेज ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ की यूजेज जो है वो कितना होगा, उसके एसेट्स का यूजेज कितना है हर साल के अंदर, उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में। द नेचर ऑफ एसेट्स क्या है, आपकी आपके प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर है, आपकी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, या आपकी फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैं, तो किस नेचर का एसेट्स है, डेप्रिसिएशन लगना भी है नहीं लगना है। द पैटर्न ऑफ द रेवेन्यू बेनिफिट्स जनरेटेड बाय द एसेट्स, इससे रेवेन्यू या बेनिफिट्स कितना जनरेट करता है एसेट्स, उसकी पैटर्न क्या है। जैसे मोटर व्हीकल है, आपको पता है कि शुरू के स्टार्ट के साल जो ईयर्स होते हैं उसमें उसकी प्रोग्रेस बेहतर होती है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होने लगती है। तो नॉर्मली इस किस्म के एसेट्स के ऊपर आप देख लेते हैं कि जो शुरू के अंदर जिनका डेप्रिसिएशन ज़्यादा होना चाहिए, तो सब टाइम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप इस्तेमाल करते हैं। कोई एसेट ऐसा है कि जिसकी लाइफ के ऊपर कॉन्स्टेंटली उसका यूजेज जो है पूरे का पूरा इक्वल आ रहा है उसकी लाइफ के ऊपर, तो उसमें फिर स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन चार फैक्टर्स हैं जिसको आप डेप्रिसिएशन का रेट जब आप कह रहे होते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो इन तमाम चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं। आगे कहता है आपसे कि द डायरेक्टर्स ऑफ जेड लिमिटेड विश टू रेज $1 million फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसको और आगे लेके जा रहे हैं। दे आर कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू वेज ऑफ रेजिंग द नेसेसरी फाइनेंस, इस 1 मिलियन की फाइनेंस को वो इंक्रीज करने के मूड में है। तो उसके दो ऑप्शन है, कहता है इशू ए फर्दर 8% डिबेंचर फॉर द फुल अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, कि वही 1 मिलियन की अमाउंट जो नेसेसरी फंड इनको चाहिए उसके लिए 8% डिबेंचर इशू करें। अगर ये 8% डिबेंचर इशू करेंगे तो इसका मकसद हुआ $1 मिलियन, इसका अगर 8% आप निकालें यू गेट $80,000। $80,000 का मकसद हुआ कि आपकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, पहले 20,000 मैं जब सवाल शुरू किया था तो मैंने निकाल कर बताया था कि $20,000 का इंटरेस्ट अभी आप पे कर रहे हैं। अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे तो एक्चुअली 80,000 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड ये है कि आपकी गियरिंग की पोजीशन है, इस वक्त गियरिंग कितनी है। इस वक्त गियरिंग अगर हम चेक करना चाहें तो बड़ा सिंपल है। गियरिंग का फार्मूला ये होता है कि आपकी जो टोटल जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उनको प्लस कर लें। शेयर होल्डर्स इक्विटी आप देख रहे होंगे ये आई है 774,000, और इसमें जो लॉन्ग टर्म जो आपका जितनी भी लाइबिलिटी है, हमारे यहाँ इस सवाल के अंदर एक ही है 250,000, इसमें 250,000 आप प्लस कर लें। तो अगर आप 774 जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है इसमें 250,000 को आप प्लस करें तो $1,24,000 आपका आता है। ये आपके पास टोटल जो नॉन करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल कैपिटल इम्प्लाइड भी इसको आप कह सकते हैं, ये आपके पास आ गया। और इसका ये जो आपके पास जो डिबेंचर है इसको आप ऊपर रख लें ताकि आपको पता चले कि ये जो 250,000 है इस टोटल 1,24,000 का कितना बनता है। ये बनता है आपके पास 24.41%। ये 24.41% जो है इस वक्त गियरिंग रेशो है आपकी, कि आपकी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसका रेशो ये बनता है। लेकिन जैसे ही आप 1 मिलियन की इशू करेंगे तो 1 मिलियन का मकसद क्या हुआ कि अब ये 1 मिलियन आपके पास इस वक्त इन दोनों को मिलाएं तो ये 1,24,000 बनता है। 1 मिलियन के अगर आप डिबेंचर इशू कर देंगे तो 2,24,000 आपका आ जाएगा। और ये जो डिबेंचर्स हैं ये भी बढ़ के कितने हो जाएंगे, $1,250,000। ये आपके पास क्योंकि डेबेंचर इशू हुआ है तो 1 मिलियन से इसको आप इंक्रीज कर दें डेबेंचर को, तो इसके पास $1,250,000, और इसको आप डिवाइड अगर कर दें, अब जो आपके पास टोटल जो जमा होकर आया है वो आया है 1250,000 डिवाइडेड बाय 2,24,000, ये बनता है 61.71%, 75%। इसका मतलब है जैसे ही आप ये इसको इशू करेंगे डिबेंचर को तो आपकी गियरिंग 24.41% से बढ़कर
61.75% हो जाएगी। इट्स एन अलार्मिंग साइन कि आपकी जो डेट्स हैं आपकी इक्विटी से भी ज़्यादा सरपास करके बढ़ जाते हैं। तो बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनसे आप ले रहे हैं फिर दे विल बी डोमिनेटिंग द बिजनेस। दैट्स द पॉइंट। इसके अंदर ये आएगा अगर आप रेशो की मदद से देखना चाहें। थर्ड दूसरा ऑप्शन क्या था इसका, जो वो कहता है अगर आप डेवेंचर इशू करेंगे तो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होगी, मैं कैन ऑफर ऑफ ए राइट इशू एट अ प्रीमियम ऑफ $0.50 पर शेयर के राइट इशू करेंगे, और $0.50 पर शेयर के हिसाब से। तो 1 मिलियन अगर आप रेज करेंगे तो 1 मिलियन आपका फिर इसका मतलब 1 मिलियन फिर इक्विटी के अंदर प्लस हो जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल आपका बढ़ेगा। राइट इशू आप कर रहे हैं तो आप शेयर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम ये दो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आपकी 1 मिलियन से बढ़ गई। अगर 1 मिलियन से ये बढ़ गई तो 2,24,000 डॉलर ही रहेगा, क्योंकि अब क्या आपका इसके अंदर इसको प्लस करें, पहले 1 मिलियन हमने इसमें प्लस किया था तो भी वो जाके जो टोटल हमने किया था 2,24,000 बना था, तो 2,24,000 जो है वो तो अपनी जगह सेम रहेगा। लेकिन अब शेयर होल्डर्स इक्विटी आपकी ये हो गई, तो इसका मकसद ये हुआ इस $250,000 को जो डेवेंचर है, क्योंकि ये तो बड़े नहीं है, और आपका टोटल जो बढ़ गया है $2,24,000। आप $250,000 को डिवाइड कर देंगे 2,24,000 से, तो ये इसका मकसद है कि 12.35%। अगर आप डेबेंचर राइट इशू करते हैं तो राइट इशू के अंदर आपकी जो गियरिंग रेशो है वो कम हो जाएगी। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि राइट इशू बेहतर है आपके लिए कि आप राइट इशू करें, क्योंकि ये जो आपकी गियरिंग रेशो भी इंक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो दैट्स द पॉइंट। मांगता आपसे क्या है, कहता है एडवाइस द डायरेक्टर विच मेथड ऑफ रेजिंग द फाइनेंस दे शुड यूज एनी रेशोज एज अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट योर आंसर। हमने गियरिंग रेशो और ये हमने गियरिंग रेशो को कैलकुलेट करके देखा, इंटरेस्ट देखा, आप देखें इशूइंग शेयर्स विल रिड्यूस गियरिंग टू, बल्कि कहते हैं करंट गियरिंग इज 24.41%। मैंने आपको अभी निकाल कर दिखाया था 24.41%, और इशूइंग शेयर्स विल रिड्यूस गियरिंग। और हमने ये भी कैलकुलेट किया कि अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो गियरिंग कितनी रह गई थी, 12.35% रह गई थी। ये 12.31%, 61.75% और 24.41%, तीनों मैंने आपको कैलकुलेट कर कर दिखाई है। तो उसके बाद इशूइंग डेबेंचर विल इंक्रीज गियरिंग टू 61.75%। ये भी हम देख कर आए हैं कि डेबेंचर इशू करेंगे तो गियरिंग बढ़ जाएगी। डेबेंचर इंटरेस्ट पेबल विल इंक्रीज बाय $80,000। अभी हमने देखा कि $80,000 बढ़ जाएंगे, और 20,000 पहले दे रहे थे, तो ये 100,000 पे आपका डेबेंचर इंटरेस्ट जो है पहुंच जाएगा। डायरेक्टर शुड कंसिडर दैट कैश विल हैव टू बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड डेबेंचर, के कैश फिर आपको जब डेबेंचर आज ले रहे हैं तो फिर कैश आपको फ्यूचर के अंदर रीपेमेंट के लिए चाहिए होगा। एडिशनल डेबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट में कॉस्ट कैश फ्लो इशू, रिड्यूस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो जाएगा, और कैश फ्लो के इश्यूज आ जाएंगे। हाई गियरिंग विल इंक्रीज रिस्क में मेक अरेंजिंग अल्टरनेटिव फाइनेंस डिफिकल्ट, कि गियरिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अल्टरनेटिव जो फाइनेंस है वो भी मुश्किल होगा आपका, क्योंकि आपकी जो डेबेंचर होल्डर्स हैं दे विल बी डोमिनेटिंग द बिजनेस। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डिस्क्रिशनरी, डेबेंचर इंटरेस्ट मस्ट बी पेड। डेबेंचर इंटरेस्ट तो इन्हीं तरह में आपको पे करना है। डिविडेंड क्योंकि राइट इशू आप कर रहे हैं तो डेबेंचर डिविडेंड आपका डिस्क्रिशन है, आप कमाएंगे तो दें, अगर नहीं कमा रहे हैं तो फिर पेमेंट नहीं करें। इशू ऑफ डेबेंचर में रिक्वायर सिक्योरिटी, डेबेंचर के लिए आपको सिक्योरिटी कोई प्लेज करवाना पड़ेगा, कोई आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, तो अगेन प्रॉब्लम है। राइट्स इशू मे नॉट बी फुल्ली सब्सक्राइब, विल टेक लॉन्गर, में डाइल्यूट एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये इशू है इसके अंदर कि हो सकता है आप राइट इशू करें तो वो फुल्ली सब्सक्राइब ना हो, और जो राइट्स हैं वो डेफिनेटली और शेयर कैपिटल और न्यू शेयर होल्डर आएंगे तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उनकी पावर जो है वो थोड़ी डाइल्यूट होगी। लेकिन ओवरऑल डिसीजन यही है कि आपको ट्राई करना चाहिए राइट इशू के लिए फर्स्ट, और फिर देखें क्या होता है। तो इट्स ऑल, आई थिंक यही चीज़ें उसने मांगी थी। ये आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
और काफ़ी इसमें कंसेप्ट थे जो हमने देखे कि रिवर्स वर्किंग करके डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी, फिर हमने एडजस्टमेंट करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया, और उसके बाद फिर हमने कंपेयर किया कि राइट इशू करें या डेबेंचर को इशू करें, फिर डिफरेंट रेशोज भी हमने कैलकुलेट करी। तो इट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, 6 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।